हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम क्लास 7 सोशल साइंस के हाफ ईयरली पेपर को कंटिन्यू करते हुए इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 21 तक डिस्कस कर चुका है। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, 23 एंड 24 ये तीनों ही केस बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें आपको एक पैराग्राफ गिवन होगा। पैराग्राफ को अंडरस्टैंड करके फिर जो क्वेश्चन पूछे गए उसका आंसर आपको पैराग्राफ के अंदर से देना है। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो आपके सामने जो पैसेज है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। तो देखिए यहाँ पे लिथोस्फीयर के बारे में बात की जा रही है, जो कि हमारे अर्थ की हार्ड टॉप लेयर है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रस्ट भी कहते हैं। ये किससे बनती है? रॉक्स, मिनरल्स एंड ये बनती है हमारे सॉइल से। It is an irregular surface with various landforms such as mountains, plateaus, plain, valleys, etc. देखिए जो हमारी लिथोस्फीयर है वो कैसा है? इरेगुलर सरफेस है, मतलब कि ऊबड़ खाबड़ सरफेस है जहाँ पर बहुत सारे लैंडफॉर्म्स है, जैसे कि माउंटेन्स है, प्लेट्यू है, प्लेन्स है, वैलीज है। लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट एंड ऑल्सो ऑन द ओशन फ्लोर। तो हमने अभी बात की लैंडफॉर्म की, जैसे कि माउंटेन है, प्लेट्यू है, प्लेन है, वैलीज है। तो ये एक तो हमको कहाँ पाई जाती है? कॉन्टिनेंट पाई जाती है। कॉन्टिनेंट का मतलब महाद्वीप। जो हमारी अर्थ पर लैंड वाला एरिया है उसको कहा जाता है कॉन्टिनेंट। तो ये एक तो लैंडफॉर्म हमारे कॉन्टिनेंट पाए जाते हैं, और दूसरा हमारे ओशन फ्लोर्स पे, मतलब कि जो समुद्र के नीचे जो ओशन फ्लोर है उस पे भी ये सारे लैंडफॉर्म पाए जाते हैं। लिथोस्फीयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट। तो देखिए बच्चों, लिथोस्फीयर हमारे अर्थ का ऐसा डोमेन है, ऐसा एरिया है जो कि हमको फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है, ग्रासलैंड प्रोवाइड करता है, और हमें प्रोवाइड करता है एग्रीकल्चर और ह्यूमन सेटलमेंट के लिए लैंड प्रोवाइड करता है। इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। और लिथोस्फीयर से हमको क्या मिलता है? खनिज मिलता है। तो अब आपने पैसेज को पढ़ लिया है, उसको अंडरस्टैंड कर लिया। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज लिथोस्फीयर। अब आपसे पूछा जा रहा है कि लिथोस्फीयर क्या होता है, तो इसका आंसर होगा लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज लिथोस्फीयर मेड ऑफ। अब आपसे पूछा जा रहा है कि लिथोस्फीयर किससे मिलके बनता है, तो इसका आंसर होगा इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। ये किससे मिलके बनता है? रॉक, मिनरल एंड जो मिट्टी की मोटी परत है उससे मिलके बनता है। अगला क्वेश्चन है, वेयर आर द लैंडफॉर्म्स फाउंड। अब आपसे पूछा जा रहा है कि लैंडफॉर्म्स कहाँ पाए जाते हैं, तो इसका आंसर होगा लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट एंड ऑल्सो ऑन द ओशन फ्लोर्स। अगला क्वेश्चन भी आपका पैसेज वाला है, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो यहाँ पे बात की जा रही है डेमोक्रेसी की। तो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट का एक ऐसा फॉर्म है, गवर्नमेंट की एक ऐसी टाइप है जहाँ पर जो रूलर्स होते हैं, जो नेता होते हैं, वो जनता के द्वारा इलेक्टेड होते हैं, उनको वहाँ पर जनता इलेक्ट करती है। द कंट्रीज विच आर इन कंट्रोल ऑफ द आर्मी और कॉल्ड मिलिट्री डिक्टेटरशिप। देखिए जिन कंट्रीज में आर्मी का कंट्रोल होता है उसको कहा जाता है मिलिट्री डिक्टेटरशिप, मतलब कि हिंदी में इसको कह सकते हैं सैनिक तानाशाही। Countries ruled by one person who is wholly set apart from all other members of the state are called monarchies। तो देखिए monarchy का मतलब होता है राजा का शासन, जहाँ पर एक आदमी शासन करता है और वो बाकी लोगों से बिल्कुल अलग होता है। In monarchy the people are not considered in the selection of the ruler। मोनार्की गवर्नमेंट के अंदर जो रूलर होता है उसके सिलेक्शन में उस देश की जनता का किसी तरह का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है। द टू मेन टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसीज आर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एंड डायरेक्ट डेमोक्रेसी। In representative democracy, the people elect individuals to represent them. These representatives are given the authority to rule the country। तो देखिए बच्चों, जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है उसके अंदर जनता डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करती है, वो अपना एक नेता चूज करती है, नेता फिर शासन करता है और लोगों के भले के लिए काम करता है। In a direct democracy, the citizens participate in the decision making personally rather than relying on intermediaries or representative। देखिए डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है कि जो सिटीजन्स हैं, वहाँ के जो नागरिक हैं, वो किसी रिप्रेजेंटेटिव या फिर इंटरमीडिएट्स के ऊपर बिलीव नहीं करते हैं, वो डायरेक्ट डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। और रेफरेंडम इन्वॉल्व्स डायरेक्ट वोटिंग। रेफरेंडम का मतलब होता है जनमत संग्रह। जैसे कि वो प्रपोजल है, कोई काम करवाना है, तो वहाँ की जो जनता है उसका जनमत संग्रह किया जाता है, मतलब कि उनकी ओपिनियन जानने के लिए उनसे डायरेक्ट वोटिंग कराई जाती है। द एंटायर इलेक्टोरेट इज आस्क्ड टू ईदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ पर्टिकुलर प्रपोजल। जैसे कि कोई प्रपोजल रखा, अब जो मतदाता हैं उनके पास में दो ऑप्शन होते हैं, या तो उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर ले या फिर उसको रिजेक्ट कर ले। हाउएवर इट कैन नॉट बी अज्यूम दैट ऑल गवर्नमेंट्स दैट होल्ड इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक। हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि जो भी सरकार इलेक्शन करवाती है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही होगी।
अब आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, व्हाट आर द टू मेन टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब आपको यहाँ पे डेमोक्रेसी के टाइप बताने हैं, तो इसका आंसर होगा रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एंड डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज रेफरेंडम। अब आपको बताने कि रेफरेंडम क्या होता है, तो इसका आंसर होगा इट मीन्स डायरेक्ट वोटिंग। रेफरेंडम का मतलब होता है डायरेक्ट वोट करना। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज मोनार्की। इसका आंसर होगा कंट्री रूल्ड बाय वन पर्सन हु इज होली सेट अपार्ट फ्रॉम ऑल अदर मेंबर्स ऑफ द स्टेट इज कॉल्ड मोनार्की। अगला पैसेज है, द इंस्क्रिप्शंस ऑफ द चोलास हु रूल्ड इन तमिलनाडु रेफर टू मोर देन 400 टर्म्स फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्सेस। तो यहाँ पे चोलास के बारे में बात की जा रही है, जिसको हिंदी में चोल कहा जाता है, जो कि तमिलनाडु में शासन करते थे। उनके जो इंस्क्रिप्शन है, मतलब कि जो उनके शिलालेख है, उसके अंदर हमको डिफरेंट काइंड के टैक्सेस के जो 400 टर्म्स हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है। द मोस्ट फ्रिक्वेंटली मेंशन टैक्स इज वेटी, टेकन नॉट इन कैश बट इन द फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर और कदमी और लैंड रेवेन्यू। तो सबसे ज़्यादा जो टैक्स की बात की गई है वो है वेटी, जो कि कैश में नहीं लिया जाता था। मान लीजिए जैसे आपको टैक्स पे करना है, तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास में जो अमाउंट है वो हम टैक्स में पे करते थे, लेकिन जो वेटी था वो कैश में नहीं लिया जाता था। इसमें क्या होता था कि ज़बरदस्ती आपसे लेबर कराया जाता था या फिर आपसे लैंड रेवेन्यू लिया जाता था। कदमी भी एक टाइप का लैंड रेवेन्यू है। There were also taxes on thatching the house, the use of ladder to climb palm trees, assess on succession to family property, etc. और देखिए टैक्स कहाँ पे लगता था। अगर घर के ऊपर छप्पर डालना है तो टैक्स पे करना होता था, अगर पाम ट्री के ऊपर चढ़ने के लिए अगर लैडर यूज़ किया जा रहा है तो टैक्स पे करना था, और अगर फैमिली प्रॉपर्टी का बंटवारा हो रहा है तो भी आपको टैक्स पे करना होता था। तो यहाँ पर इतने सारे टैक्सेस के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब आपसे क्वेश्चन आंसर पूछे जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, चोलास रूल्ड इन विच स्टेट। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि चोलास कहाँ पे शासन करते थे, तो इसका आंसर होगा चोलास रूल्ड इन तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द इंस्क्रिप्शन ऑफ चोलास रेफर टू। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि चोलास के जो इंस्क्रिप्शन थे, शिलालेख थे, उसमें किसके बारे में बताया गया है, तो इसका आंसर होगा द इंस्क्रिप्शन ऑफ चोलास रेफर टू मोर देन 400 टर्म्स फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्सेस। अगला क्वेश्चन है, हाउ इज वेटी कलेक्टेड। अब आपसे पूछा जा रहा है कि जो वेटी टैक्स था वो किस तरीके से कलेक्ट किया जाता था, तो इसका आंसर होगा वेटी इज टेकन नॉट इन कैश बट इन द फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर और लैंड रेवेन्यू। तो जो वेटी टैक्स था वो कैश में नहीं लिया जाता था, या तो जबरदस्ती काम कराया जाता था या फिर लैंड रेवेन्यू के फॉर्म में ये टैक्स कलेक्ट किया जाता था। पेपर का अगला पार्ट आपका सेक्शन डी, जो कि आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है, एक्सप्लेन द रॉक साइकिल विद द नीड फिगर। अब आपको यहाँ पे डायग्राम की हेल्प से रॉक साइकिल को बताना है, तो देखिए इसका आंसर किस तरीके से होगा। आपके सामने यहाँ पे डायग्राम है और यहाँ पर एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया गया है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज नोन एज द रॉक साइकिल। देखिए रॉक साइकिल का मतलब क्या होता है, जब एक रॉक दूसरी रॉक में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, बदल जाती है, तो उसको कहा जाता है रॉक साइकिल। अब अंडरस्टैंड करते हैं एक एक पॉइंट की हेल्प से। When the molten magma cools and solidify, then igneous rocks are formed। देखिए आपके सामने क्या है, मॉल्टन मैग्मा है। जब ये ठंडा हो जाता है और ठंडा होने के बाद में जब ये जम जाता है तो क्या बनती है, सबसे पहली रॉक कौन सी बनती है, इग्नियस रॉक बनती है। These igneous rock are broke down into small particles that are transported and deposited to form sedimentary rock। अब ये क्या होगा कि जो इग्नियस रॉक है वो छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाती है, क्योंकि उसके ऊपर क्या होगा, प्रेशर आएगा, हीट आएगी, तो वो छोटे छोटे सेडिमेंट्स में बदल जाती है। और ये जो सेडिमेंट्स हैं वो क्या बनाएंगे, डिपॉजिट होने के बाद में सेडिमेंट्री रॉक बनाते हैं। When the igneous and sedimentary rock are exposed to heat and pressure, they change into metamorphic rock। जब आपकी इग्नियस रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक है, जब इसके ऊपर हीट और प्रेशर आएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर। When these metamorphic rocks goes under great heat and pressure, they melt down to form molten magma। जब इस मेटामॉर्फिक रॉक के ऊपर जब बहुत गर्मी आएगी, बहुत प्रेशर आएगा, तो क्या होगा कि ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वापस ये पिघल के मॉल्टन मैग्मा बन जाएगी। दिस मॉल्टन मैग्मा अगेन कैन कूल डाउन एंड सॉलिडिफाई इनटू इग्नियस रॉक। अभी वापस ये जो मैग्मा था वो क्या होगा, जमेगा, जमने के बाद में सॉलिड हो जाएगा, और सॉलिड होने के बाद में वापस क्या बन जाएगा, इग्नियस रॉक बन जाएगा, और फिर वापस साइकिल रिपीट होगी। इग्नियस रॉक से बनेगा सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट रॉक से बनेगा मेटामॉर्फिक रॉक, एंड इस तरीके से ये हमारी रॉक साइकिल चलती है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हाउ डज गवर्नमेंट इन स्टेट फंक्शन। मतलब कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो किस तरीके से काम करती है, तो इसका आंसर होगा गवर्नमेंट इन स्टेट इज हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर, ही अपॉइंट्स मिनिस्टर एट वेरियस लेवल। तो देखिए जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसका हेड कौन होता है, चीफ मिनिस्टर होता है, और वो डिफरेंट लेवल पर मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है। दीज मिनिस्टर हैड डिफरेंट डिपार्टमेंट लाइक पब्लिक वर्क्स, एग्रीकल्चर, हेल्थ एट्सेट्रा। अब जो उसने मिनिस्टर्स बनाए हैं वो डिफरेंट डिपार्टमेंट के हेड होते हैं।
द ब्यूरोक्रेसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द डिपार्टमेंट। अब हम जानते हैं कि डिपार्टमेंट के हेड तो कौन है, ये मिनिस्टर्स होते हैं, लेकिन ये जो डिपार्टमेंट है वो फंक्शन किस तरीके से करेगा, काम किस तरीके से करेगा, उसके लिए ब्यूरोक्रेसी रिस्पॉन्सिबल होती है। जैसे कि जो IAS ऑफिसर होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, वो सारे ब्यूरोक्रेसी के पार्ट होते हैं। द चीफ मिनिस्टर एंड कैबिनेट इज आंसरेबल टू द पीपल। अब देखिए, जो चीफ मिनिस्टर है, जो कैबिनेट मिनिस्टर है, वो जनता के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि उन्होंने जनता ने इनको चूज़ किया है। तो अब इनको बताना पड़ेगा, जो कोई भी डिसीजन लेंगे, कुछ भी काम करेंगे, तो उनको बताना पड़ेगा कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं। अब वो किस तरीके से करेंगे? दे डू सो इन द असेंबली बाय आंसरिंग द क्वेश्चन एंड थ्रू मीडिया बाय होल्डिंग प्रेस कॉन्फ्रेंसेज। अब ये आंसर किस तरीके से करेंगे? जब उनसे असेंबली में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनका आंसर करके, या फिर मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। लॉज आर मेड इन द लेजिस्लेटिव एंड द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इंप्लीमेंट दीज। देखिए, जो लेजिस्लेटिव है वो क्या बनाएगी? लॉज बनाएगी, और जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो उनको इंप्लीमेंट करती है। तो इस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट फंक्शन करती है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वाई वर द दिल्ली सुल्तान इंटरेस्टेड इन कटिंग डाउन फॉरेस्ट? डज डिफॉरेस्टेशन ऑकर फॉर द सेम रीजंस टुडे? अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो दिल्ली के सुल्तान थे वो जंगलों को क्यों काटते थे, और आज भी अगर डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो क्या वो सेम रीजन की वजह से हो रहा है? तो इसका आंसर होगा, दिल्ली सुल्तान क्लियर द फॉरेस्ट इन द गंगा यमुना दोआब एंड गेव दिस लैंड टू पीजेंट इन ऑर्डर टू एनकरेज एग्रीकल्चर। देखिए बच्चों, सबसे पहला पॉइंट आपके सामने कि जो दिल्ली के सुल्तान थे वो इसलिए फॉरेस्ट को कटवाते थे क्योंकि जो गंगा यमुना का दोआब है, दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच का क्षेत्र, वहाँ के जंगल उन्होंने इसलिए कटवाए ताकि वहाँ की जो जगह है, वहाँ का जो एरिया है वो किसानों को दे सके, और वो किसान क्या करे, वहाँ पे एग्रीकल्चर करे। तो एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए वो जंगलों को काटते थे। अगला पॉइंट है, दे ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड न्यू फोर्ट्रेसेस एंड टाउन्स इन दीज लैंड टू प्रोटेक्ट ट्रेड रूट्स एंड टू प्रमोट रीजनल ट्रेड। तो देखिए, दूसरा रीज़न ये है कि जो रीजनल ट्रेड था उसको प्रमोट करने के लिए, और जो ट्रेड रूट था उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर उन्होंने क्या किया, किले बनाने के लिए, टाउन्स बनाने के लिए वहाँ के जंगलों को साफ किया। They also cleared forest in order to safeguard frontiers and to facilitate the quick movement of their army। देखिए, जो उनकी जो सीमाएं थी उनकी सुरक्षा के लिए और उनकी आर्मी आसानी से आ जा सके, इसीलिए उन्होंने वहाँ के जंगलों को साफ कराया था। क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट था कि आज भी जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है क्या वो सेम रीजन की वजह से हो रहा है? तो इसका आंसर होगा नो, डिफॉरेस्टेशन डज नॉट ऑकर फॉर द सेम रीजन टुडे, इट ऑकर फॉर द क्रिएशन ऑफ रोड, रेलवेज एंड प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री। लेकिन जो आज डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, मतलब कि जो जंगलों की कटाई हो रही है, उसके पीछे रीजन ये है कि सड़कें बनाई जा रही हैं, रेलवे ट्रैक्स बनाए जा रहे हैं, और इंडस्ट्रीज के लिए जंगलों को काटा जा रहा है। पेपर का नेक्स्ट पार्ट आपका सेक्शन ई, जो कि आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लोकेट द फॉलोइंग इन द गिवन इंडिया मैप। अब आपके सामने इंडिया का मैप दे रखा है, आपको ये लोकेट करना है सूरत, दिल्ली एंड तंजावर। तो देखिए, आपके सामने मैप है। मैप में सबसे पहले हम लोकेट करते हैं सूरत, जो कि कहाँ पर है, गुजरात में। उसके बाद में हम बात करते हैं दिल्ली की, तो दिल्ली यहाँ पर है, और थर्ड हमारा था तंजावर, जो कि तमिलनाडु में। तो देखिए बच्चों, आज की वीडियो में हमने आपका सोशल साइंस का सैम्पल पेपर कंप्लीट किया। आई होप ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।